हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, ठीक है। जिस सीरीज को हम कह रहे थे 90 प्लस या 95 प्लस ना, कि हम बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं या वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें अभी तक मेरे 2 सेशन कंप्लीट हो गए, ठीक है। और हम इसमें 15 की लगभग, है ना, सेशन करने वाले हैं जिसमें आपको हर एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। हम अगर बात करें, मैं आपको थोड़ी सी चीजें रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, कि हम अगर बात करें तो हमने फर्स्ट वीडियो में सारी चीजें समझी थी या एक इंट्रोडक्शन देखा था कि हम इस सीरीज के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या चीजें हम समझने वाले हैं या क्या क्या चीजें हम विद प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को 100% समझने पर, है ना, एक क्लास करी है, ये आपको मैंने बताया हुआ है ना। आगे हमने ये देखा था कि हमें बुक्स को या क्लास नोट्स को, है ना, कैसे बनाना है या उनकी समरी कैसे बनानी है या उनके शॉर्ट नोट्स हमें किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग का अप्रोच हमारा क्या होगा, इस पे हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्मार्ट रिवीजन टेक्निक के बारे में आपको मैंने बताया था कि स्मार्ट रिवीजन टेक्निक, है ना, क्या होती है और इस पे हम आगे सेशंस लेने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमें कैसे और सैंपल पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है या इस पे कैसे काम करना है। प्रेजेंटेशन या एक्स्ट्रा मार्क के अप्रोच क्या होंगे, ठीक है। एग्जाम हॉल के पहले हमें क्या करना है, सावधानियां रखनी है और कौन सी तैयारी करनी है, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद हमें क्या करना है, और उसके बाद बाहर निकलने के बाद अगले पेपर की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पे हम बात करेंगे। हेल्थ और माइंडसेट पर हम बात कर रहे होंगे, हम अपने दिमाग के फंक्शन को समझ रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से हम इसको बहुत बेहतर यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। लास्ट में हम कुछ बोनस टिप्स की बात कर रहे होंगे या टॉपर्स की जो सीक्रेट्स होते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। और 1-2 सेशन एक्स्ट्रा सेशंस विद प्रैक्टिकल्स चीजों के ऊपर और होंगे, है ना। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, है ना, कि अगर आप आज की क्लास देख रहे हैं, ये हमारा आज का 3rd लेक्चर है या 3rd क्लास है, इसके पहले 2 सेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो सबसे पहले आप उन 2 सेशंस को पूरे अच्छे से देखें, कंप्लीटली देखें, उसके बाद आप अगर इस 3rd सेशन को ज्वाइन करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बाकी जो लोग जुड़े हैं तो उम्मीद है कि आपने वो 2 सेशन देखे होंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर आंसर राइटिंग की जो बेस्ट अप्रोच है उसके ऊपर हम आज क्लास लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है आंसर राइटिंग, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आंसर राइटिंग का बेस्ट अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी, ठीक है, कि हम जब एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम में लाखों लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। या हम जिस सेंटर से एग्जाम दे रहे हैं वहां भी 100-200 की संख्या में, है ना, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। या हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो वहां भी हजारों की संख्या में लोग एग्जाम लिख रहे होंगे, ठीक है। अब हमें यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी की कोई पहचान नहीं होती है ना। जो भी आप रोल नंबर वगैरह अपनी कॉपी के ऊपर फिल करते हैं या सेंटर कोड या जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हटा ली जाती हैं जब आपकी कॉपी चेक होती है। आपकी कॉपी पर केवल, है ना, आपके सब्जेक्ट का नाम होता है, सब्जेक्ट का कोड होता है, डेट वगैरह जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिससे आपकी कॉपी की कोई पहचान नहीं होती। तो हमें यहां पर एक चीज समझनी होगी, आपको अपनी कॉपी को बेहतर कैसे बनाना है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन शानदार कैसे करना है, वो सारी चीजें डिपेंड किस पर होती हैं, आंसर राइटिंग पर। तो आंसर राइटिंग के हमारे जो सेशन है ये 2 से 3 या 4 क्लासेस तक चलेंगे, जिसमें हम हर एक बारीक से बारीक या छोटी से छोटी चीज के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव परीक्षा में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो पहली चीज तो यह है कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, अपनी कॉपी को दिखाने का जो तरीका है या उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, वो आंसर राइटिंग से आएगा, ठीक है, या मैनेजमेंट से आएगा या कुछ स्मार्ट ट्रिक से आएगा, वो हमारा बहुत शानदार होना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत शानदार होना चाहिए। हमें स्मार्ट तकनीक के ऊपर काम करना पड़ेगा या स्मार्ट टेक्निक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम बहुत कम टाइम में बहुत बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको चीजें बहुत याद अच्छे तरीके से हैं, पर एग्जाम में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो या उसको शो नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से पीछे रह सकते हो। तो हम आज के सेशन में और आगे आने वाले सारे सेशंस में, ठीक है, जो 2 से 3 सेशंस होंगे, इसमें हम केवल और केवल आंसर राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं हम इसके ऊपर बात
कर रहे होंगे। ठीक, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है या सबसे पहली जो जरूरी चीज हमें ध्यान रखना है वो ये है कि एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले हमें उसको रीड बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, पहली हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, समय की कमी के कारण या जल्दीबाजी के कारण हम क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते या ठीक से समझ नहीं पाते और हम उसका आंसर लिखना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आज की हमारी है वो ये है कि रीड द क्वेश्चन स्मार्टली, मतलब आपको क्वेश्चन को सही तरीके से क्या करना है, समझना है। ठीक है, पहले पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से या ठीक से एक बार, दो बार या तीन बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको पहले समझेंगे। अब क्वेश्चन को समझने की कुछ 4-5 बेसिक है ना मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आता है कीवर्ड, है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले आता है कीवर्ड। तो सबसे पहले कीवर्ड को पहचानना है कि ये क्वेश्चन किस चीज से संबंधित है, इसमें हमें क्या बताना है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का वो क्या है, हमें इस पर क्या लिखना है या इसको किस तरीके से लिखना है, ये पहली चीज होती है ना। जैसे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, इसको एलैबोरेट करें, इसको समझाएं। ठीक है, क्वेश्चन में डिस्कस लिखा होता है, इसका मतलब इसके पक्ष रखना है और विपक्ष रखना है, या दोनों के बारे में हमें इक्वली बताना है। एनालाइज लिखा होगा, एनालाइज का मतलब क्या होता है, कारण या प्रभाव, हमें उसका कारण, सबसे पहले उसकी परिभाषा बतानी है, फिर कारण भी बताना है, फिर उसका प्रभाव भी बताना है, फिर उसको हमें लास्ट में निष्कर्ष के फॉर्म में क्या करना है, कंक्लूड करना है। ठीक है, कंपेयर अगर लिखा है तो कंपेयर का मतलब होता है कि समानता और अंतर हमें दोनों को लेकर चलना है ना। डिफरेंस लिखा हुआ है तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दो चीजें हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है, उसका अंतर बताना। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, हमें उन कीवर्ड्स को पहचानना है और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को तय करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। कितने मार्क्स का प्रश्न है या कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके अनुसार या उस पर डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन का फ्रेम कैसे बनाएं, है ना। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम उसको एक छोटे फ्रेम में लिख सकते हैं, मतलब हम एक परिभाषा लिखेंगे 2 लाइन की। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें डायग्राम पॉसिबल होगा तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद हम क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, या हम पहले एग्जाम्पल लिखेंगे बाद में डायग्राम बनाएंगे, लास्ट में एक लाइन में उसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, उसका फ्रेम डिसाइड करना है। आगे हम आंसर राइटिंग में इन पर बात करेंगे कि हम किस क्वेश्चन का कैसे फ्रेम बनाएंगे और क्या उसके अंदर हम लिखेंगे, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर के पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट होता है, आंसर लिखने के पहले हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया और हमें समझ में भी आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर कम से कम 10 सेकंड से 20 सेकंड का या 30 सेकंड का क्या करना है, एक ब्रेक लेना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ब्रेक क्यों लेना है, तो ब्रेक इसलिए लेना है कि हम अपने दिमाग में कुछ पॉइंट या एक फ्रेम तैयार कर लें, है ना, 20-25 सेकंड में, 30 सेकंड में, है ना। हम यहां इतना समय ले रहे होंगे 5 नंबर या 7 नंबर के बड़े क्वेश्चन के ऊपर, 30 सेकंड, हम 1 मिनट तक का टाइम यहां पर ले सकते हैं। टाइम क्यों लेना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इस टाइम में हमें 3 से 5 शानदार पॉइंट्स या बिंदु हमें सोचने हैं जिसके ऊपर हम अपने आंसर को लिखने वाले हैं। ठीक है, और इसी टाइम के अंदर हमें एक छोटा सा फ्रेम तैयार कर लेना है अपने दिमाग में। अगर हम दिमाग में नहीं कर पा रहे तो हम अपनी कॉपी में एक रफ एरिया जो होता है या एक पेज में हम ऊपर लिख सकते हैं कि रफ वर्क, यहां हम पेंसिल से या पेन से एक रफ फ्रेम तैयार कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसके बाद फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद एग्जाम लिखना चालू कर देते हैं, 5 लाइन लिखने के बाद या आधा पेज लिखने के बाद उनको लगता है कि यार मैंने जो सबसे जरूरी चीज थी वो मुझे याद नहीं आई उस टाइम पर, मैं इसको बीच में लिखूंगा तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को कट कर देते हैं या लाइन डाल देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको फिर से लिखना चालू करते हैं। तो आप देखोगे आपका टाइम भी खराब होगा, आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन भी खराब होगा, है ना। तो स्मार्ट तरीका नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने दिमाग में 3 से 5 मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट तय कर लेंगे कि हमें इसके अंदर आंसर लिखना है और उसको कैसे फ्रेम करना है। सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं, उसके बाद क्या बताने वाले हैं, उसके बाद हम क्या बताने वाले हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ठीक है, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया रफ में एक छोटा सा फ्रेम या एक ढांचा आप पेंसिल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बाद में उसको इरेज कर सकते हैं। 1 आध मिनट का टाइम इसमें लग रहा होगा इरेज करने में। अनावश्यक या बेकार बातें हमें अपनी कॉपी में या फालतू चीजें हमें अपनी कॉपी में नहीं करना। कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए या बड़ा बनाने के लिए क्या करो, इसमें मन से कुछ भी चीज, कोई भी चीजें ऐड कर दो, 2 लाइन 5 लाइन अपने मन से डाल दो। तो अगर एग्जामिनर उसको पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है वो खराब हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन आप अगर वर्ड लिमिट आपको मान के चलो 70 वर्ड्स दी है या 50 वर्ड दिया है,
तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है वो 50 शब्दों का होना चाहिए, 70 शब्दों का होना चाहिए। वर्ड लिमिट का मतलब ये होता है कभी भी आप फालतू ना लिखो, इसलिए वर्ड लिमिट दी जाती है कि 70 शब्द अगर लिखा है या 70 वर्ड लिखा है या 100 वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 100 शब्दों से ऊपर फालतू चीजें नहीं लिखनी है ना, इसके अंदर आप आंसर खत्म कर सकते हैं। 100 वर्ड अगर लिखा है या 100 वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि आप 70, 80, 90 वर्ड में अपनी बात क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और हमें प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो आइडिया लग जाता है कि हम कितनी लाइंस में कितने वर्ड लिख लेते हैं, तो हम लगभग लाइन से या पेजेस से अंदाजा लगा लेते हैं कि हम कितना लिखने वाले हैं, है ना। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, तो आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या फोन नंबर जो आपको ऑफिस वाले और इंक्वायरी नंबर दिए गए हैं उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं या मुझसे जुड़ सकते हैं। हम लाइव क्लास के माध्यम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे एग्जाम के पहले, ठीक है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज आती है कि भाई जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है ना, आंसर का स्ट्रक्चर। आंसर का जो स्ट्रक्चर है ये सबसे जरूरी चीज है कि हम जो आंसर लिखने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये हमें तय करना है ना। ये उसी के लिए हमने समय लिया था या ब्रेक लिया था क्वेश्चन पढ़ने के बाद, है ना, कुछ सेकंड का, कि हम अपने आंसर का स्ट्रक्चर तय कर लें। ये सबसे जरूरी चीज है। आपका आंसर का स्ट्रक्चर अगर बाकी लोगों से अलग होगा या बहुत शानदार होगा तो आप वहां से पूरे मार्क्स क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो या पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है ना। तो हम आंसर का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहे 3 नंबर वाला क्वेश्चन लिखना हो या 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिखना हो या 7 नंबर वाला क्वेश्चन लिखना हो, हम क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है, या हम जिसको क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 3 नंबर में इंट्रोडक्शन क्यों लिखना है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर एक लाइन का इंट्रोडक्शन दिया जाए या एक लाइन में उस चीज की डेफिनेशन या उसकी परिभाषा बताई जाए तो ये आपके आंसर को एक अलग इंपैक्ट दे रहा होगा, है ना। हम 5 नंबर के क्वेश्चन में इसको बढ़ा देंगे, हम 2 से 3 लाइन में कर रहे होंगे, और हम 7 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको 3 से 4 लाइन में हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन या उसकी भूमिका, कि क्वेश्चन में आप क्या बताने वाले हो या किस चीज से संबंधित है। तो डेफिनेशन इसमें आ सकती है, क्वेश्चन का बैकग्राउंड इसमें आ सकता है ना। अगर आप सोशियोलॉजी या आप सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हो या साइंस की बात कर रहे हो तो आप कोई फैक्ट लिख सकते हो शानदार, है ना, या आप जैसे सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस की बात कर रहे हो तो कोई कोटेशन के साथ या किसी, है ना, चीज के साथ आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो इससे एक अलग इंपैक्ट आपकी कॉपी में देखने के लिए मिल रहा होगा, तो हमें ये जरूर करना है, ठीक है। यहां से क्या होगा, जैसे एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पढ़ेगा या कॉपी चेक करने के लिए आप देखेंगे तो सबसे पहली लाइन पढ़ने से क्या होगा, एक प्रभाव मिल रहा होगा, एक इंपैक्ट आ रहा होगा कि यार ये बहुत शानदार आंसर लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर आपकी हर चीज बहुत अच्छे से देखेगा और आपको पूरे नंबर वहां पर मिल रहे होंगे। हम कोई भी टॉपिक की बात कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हो, है ना, तो जो इंट्रोडक्शन होता है या उसकी भूमिका होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो पॉइंट आता है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, भूमिका हो गया। सेकंड नंबर का पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, बॉडी, है ना। बॉडी मतलब क्या होता है, मुख्य भाग। बॉडी को हम क्या बोल रहे होंगे, मुख्य भाग, ठीक है। बॉडी को हम क्या बोल रहे होंगे, मुख्य भाग। मुख्य भाग मतलब जो आपका क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है उसको अब आप यहां पर, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 2 लाइन में आप उस चीज को यहां पर क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। कोई पैराग्राफ फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, जैसे आंसर आपको बहुत अच्छे से याद नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप छोटा सा पैराग्राफ 2 या 3 लाइन का वहां पे लिख सकते हैं। अगर चीजें आपको बहुत अच्छे से फैक्ट याद है और आपको बहुत अच्छे से पता है तो फिर आप 2 या 3 छोटे छोटे पॉइंट्स वहां लिखेंगे और पॉइंट्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन चीजों को आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे नीचे। हाईलाइट करने से क्या होगा, जो चीज आप एग्जामिनर को दिखाना चाह रहे हो एग्जामिनर की नजर उस पर जा रही होगी, हाँ आपने उसके नीचे एक अंडरलाइन करी है, अंडरलाइन किया हुआ है, एक लाइन खींची हुई है, तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे आंसर के जो फॉर्मेट, एग्जामिनर कॉपी चेक करते टाइम उनको एक फॉर्मेट मिलता है, उस फॉर्मेट में अगर वो पॉइंट्स हो गए या वो कीवर्ड मिल जाएंगे तो आपके नंबर वहां से क्या हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे कि अब इस क्वेश्चन में हम सारे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। हर पॉइंट जो है या हर बिंदु जो है आपका, ठीक है, वो आपका स्पष्ट होना चाहिए और साफ होना चाहिए। उसमें हमें कोई तरीके की, मतलब, है ना, ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, कैसे भी उसको जोड़ रहे हैं, कैसे नहीं, लैंग्वेज हमारी क्लियर होनी चाहिए और कोशिश ये करना है कि पॉइंट्स में हम जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कहनी है ना, उसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है या हमें घुमाना नहीं है कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा हुआ है ना। तो इस तरीके से हमें घुमा के बात नहीं करनी या घुमा फिरा के कोई बात नहीं करनी। इससे यह पता चलता है कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ठीक से याद नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो या लपेट रहे हो। तो हमें ये चीज नहीं करनी, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद जहां पर संभव हो वहां पर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है।
अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाने लगे, जहां पॉसिबल है, जहां बन सकते हैं वहां डायग्राम बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें लिखने की बजाय अगर आप फ्लो चार्ट बना देंगे या उसको लाइंस के फॉर्म में समझा देंगे या इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे, तो क्या होगा फ्लो चार्ट के माध्यम से कि आप बहुत ज्यादा लिखने से बच सकते हैं। आपकी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट तीर के निशान आप लगा के फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, हम ये भी आंसर राइटिंग में डिस्कस कर रहे होंगे, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। हेडिंग या सब हेडिंग हमें अगर बनानी है तो हम हेडिंग जब भी बना रहे होंगे, हेडिंग को हम हमेशा अंडरलाइन कर देंगे, सब हेडिंग हम इसके अंदर लिख रहे होंगे, और जो हमारा मैटर है वो हम क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर लिख रहे होंगे। तो हमें इस चीज का भी क्या करना है, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि एक छोटा सा पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो आपको 1 नंबर देने के लिए सफिशियंट होता है। अगर आपने वो शानदार तरीके से लिखा हुआ है तो वहां पर आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर 3 से 4 पॉइंट्स में अपनी बात बहुत अच्छे से बॉडी के अंदर रख रहे होंगे, तो आप देखोगे कि आप 3 नंबर के लिए उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। हम आगे आंसर राइटिंग की जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, तो मैं आपको 3 नंबर के फॉर्मेट्स बताऊंगा कि हम 3 नंबर में कैसे कैसे कितने तरीकों से एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं ना। कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। निष्कर्ष जैसे 5 नंबर का हम क्वेश्चन लिख रहे हैं या 7 नंबर का हम बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हम 1 से 2 लाइन में एक निष्कर्ष या एक कंक्लूजन लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। तो ये इससे क्या होगा, एक अलग इंपैक्ट आपकी कॉपी में जा रहा होगा कि आपने अपना आंसर जो है वो हर तरीके से हर डायमेंशन में बहुत अच्छे से क्या हुआ है, बनाया हुआ है। आपने परिभाषा भी लिखी है, उसके फैक्ट भी बताए हैं, आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी किया है, डायग्राम भी बनाए हैं, एग्जाम्पल भी बनाए हैं, फ्लो चार्ट अगर बन रहा है तो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपने, और लास्ट में आपने कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल एक परफेक्ट आंसर बन रहा होगा। कंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं, उस जैसे कोई चीज आपसे पूछी है, किसी चीज के बारे में पूछा है, तो हम उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, उसके फ्यूचर स्कोप हम बता सकते हैं। सकारात्मक हम उसका क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, और हमें ये 2 से 3 लाइन में क्या कर सकते हैं, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 2 से 4 लाइन में हम उसको खत्म कर सकते हैं, है ना। हमें पॉजिटिविटी वाली बात करनी है, भले वो वैसा ना हो, पर हमें उसमें उसका जो कंक्लूजन है वो क्या करना है, एक बहुत शानदार एंड के साथ हमें खत्म करना, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है। आगे हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमें क्या ध्यान रखना है, तो 4th नंबर पर हमारे पास आता है लैंग्वेज, ठीक है, और प्रेजेंटेशन टिप्स, ठीक है। 4th नंबर पर आता है आपकी लैंग्वेज, लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन टिप्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जब अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल सरल स्पष्ट, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, आपकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड होगी या बहुत हाई लेवल के वर्ड हमने लिखे होंगे, है ना, तो इससे हमारी कॉपी में इंपैक्ट पड़ेगा। तो पर मैं मानता हूं कि ये चीज ज्यादा सही नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारी भाषा बिल्कुल सरल होगी, स्पष्ट होगी, तो सामने वाला जब हमारे आंसर को पढ़ रहा होगा तो पढ़ने से उसको समझ में आ रहा होगा। और हमें किसको समझाना, हमें एग्जामिनर को तो अपनी बात समझानी है कॉपी के माध्यम से ना। एग्जामिनर आपको नहीं जानते, आपकी कॉपी के ऊपर कोई फोटो नहीं लगी होती है, आपकी कोई पहचान नहीं होती, आपकी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, आपकी प्लेन कॉपी होती है। उनको नहीं पता कि ये किस व्यक्ति की कॉपी है, किस स्टूडेंट की कॉपी है, नहीं पता। तो हमें अपनी कॉपी से ये बताना है कि हम कौन है ना, हमने कितने शानदार तरीके से चीजें लिखी है। वो कब समझ में आएगा, जैसे आप मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो ना, तो किताब पढ़ने के बाद आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो क्या आप उस किताब को खरीदोगे, नहीं? या क्या आप उस किताब को पढ़ना चाहोगे, नहीं, सीधी सी बात है। तो आपकी कॉपी पढ़ने के बाद अगर सामने वाले को आंसर समझ में नहीं आ रहा है या उसको नहीं लग रहा है कि आपने बहुत शानदार या सही तरीके से 100% दिया है, तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन टिप में, तो हमें सरल स्पष्ट हिंदी या अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना है, जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। छोटे वाक्य हमें लिखने हैं, बहुत शॉर्ट में हमें चीजें खत्म करनी है, उसको घुमाना फिराना नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उसको हमें 3-3 लाइन में अपनी बात को नहीं कहना है, क्योंकि उतना समय एग्जामिनर के पास नहीं होता कि वो आप एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ें और आपकी कॉपी चेक करें। उनको देखने से समझ में आना चाहिए। तो शब्द जितने छोटे होंगे, मतलब वाक्य जितने छोटे होंगे या चीजें जितनी शॉर्ट में होंगी, उतना बढ़िया सामने वाले को समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। तकनीकी शब्दों का सही प्रयोग करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है कोई टेक्नोलॉजी वाला कोई शब्द इंग्लिश में लिखते, तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आईटी में ही बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन है ना, तो आप उसको इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना, ठीक है ना। तो हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करना है ना अपनी कॉपी को बहुत स्मार्ट दिखाने के लिए। तो ऐसी चीजों पर हमें फोकस नहीं करना जहां से हमारा नुकसान है, ठीक है ना। हैंड राइटिंग आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी राइटिंग एक अच्छी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन करती है ना। ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करती है। आप खुद सोचिए कि आप किसी छात्र से या किसी स्टूडेंट से आप कॉपी मांगते हैं कि भाई आपकी कॉपी, आपके नोट्स हमें दे दो पढ़ने के लिए, और उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है ना,
या उसने बड़े अजीब तरीके से, है ना, मिक्स करके लिखा हुआ है, खिचड़ी टाइप की बनी हुई है पूरी कॉपी में, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे, है ना। तो एग्जामिनर भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कॉपी बहुत शानदार होनी चाहिए, मतलब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को पढ़ने समझ में आना चाहिए, है ना। मार्जिन का हमें सही प्रयोग करना है, मैं आपको, है ना, बता रहा हूं कि जैसे बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, आपके पास जो कॉपी होती है उसमें यहाँ पर मार्जिन बना होता है ना, और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बने होते हैं। ये क्यों बने होते हैं? ये एग्जामिनर या कॉपी चेकर के लिए बने होते हैं कि वो आपको यहाँ मार्किंग दे दें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में ये हाशिया जो है या मार्जिन जो है, इसके अंदर आपको ना क्वेश्चन का नाम लिखना है, ना क्वेश्चन का नंबर लिखना है, कुछ नहीं लिखना। आप अपनी कॉपी में अगर क्वेश्चन भी लिखोगे तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हो, यहाँ अपना आंसर लिख सकते हो, एक लाइन या 2 लाइन छोड़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो, यहाँ आप आंसर लिख सकते हो। तो हमें इस तरीके से अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है, मतलब जो मार्जिन है उसका हमें क्या करना है, दुरुपयोग नहीं करना, ठीक है। उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना, अगर वहां इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं तो आपको नहीं करना। महत्वपूर्ण शब्दों को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे हम कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं, उस डेफिनेशन में 2 वर्ड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन वर्ड को क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। कुछ लोग एक बॉक्स बाई बॉक्स भी बना देते हैं, है ना, तो वो तरीका भी सही माना जाता है, पर अंडरलाइन सबसे बेस्ट होता है कि आप अंडरलाइन कर दो। बॉक्स ये होता है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो आप उसको बॉक्स में बता सकते हो या बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हो, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा 4th नंबर का पॉइंट हो गया। हम आगे बात करते हैं 5th नंबर की पॉइंट पर, है ना। तो 5th नंबर का पॉइंट हमारा जो आंसर राइटिंग का होगा उसमें हम डायग्राम और फ्लो चार्ट का सही उपयोग कर रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था। तो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, है ना। डायग्राम सबको पता है, डायग्राम का मतलब चित्र होता है ना। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा है तो आप कंप्यूटर का एक डायग्राम बना रहे होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिख रहे होंगे। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर आप समझा रहे हो तो फ्लो चार्ट में हम कुछ 4-5 चीजें यूज करते हैं, सर्किल यूज करते हैं, बॉक्सेस यूज कर सकते हैं, तीर के निशान यूज करते हैं, है ना, डायमंड शेप यूज करते हैं। ये बताने के लिए होता है कि आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं फ्लो चार्ट को, ठीक है। सामने वाला बिना पढ़े आपकी चीजें समझ सकता है। फ्लो चार्ट इसलिए जरूरी है कि सामने वाला, मान के चलो आपने कोई निबंधात्मक क्वेश्चन लिखा है, उसमें बहुत सारी चीजें आपने बताई, आपने 2-2.5 पेज उसमें लिखे हुए हैं, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम एग्जाम में कॉपी चेक करने के दौरान नहीं होता कि वो पूरे 2 से 2.5 पेज आपकी एक-एक लाइन से पढ़ रहे हो। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ जगहों पर जहां हम बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, तो हम वहां पर फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट से क्या होगा, वो केवल एक नजर देखेंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड आपकी कॉपी और सारे पॉइंट्स देखेंगे, भाई बिल्कुल सही है, आपको नंबर मिल जाएंगे। मतलब आपने लिखा भी कम है, मेहनत भी कम करी है और नंबर आपने सारे ले लिए। तो ये फ्लो चार्ट का मेथड होता है, हम इसको यूज कर रहे हैं। पर जहां संभव होगा हम वही डायग्राम बनाएंगे, हर जगह नहीं बनाएंगे। डायग्राम आपके साफ सुथरे होने चाहिए, अच्छे से, है ना, क्लियर बनाएं। आप पेंसिल से या पेन से जिस भी तरीके से आप बनाते हैं, डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉपी में तिरछा बना हुआ है या कहीं यहां जा रहा है साइड में, कहीं यहां जा रहा है, लिखा हुआ है उसी के बीच में हमने डायग्राम बना दिया, तो ऐसा नहीं करना। डायग्राम स्पष्ट साफ सुथरा होना चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा और हम डायग्राम कोई और चीज का बना के आ गए। जैसे कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो आप कोशिश करो कि एक या 2 डायग्राम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित बनाओ, पर अगर आप उसमें मदरबोर्ड का डायग्राम बना के आ गए तो उसका कोई सेंस नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि डायग्राम आप देख रहे हो कि डायग्राम अगर आपका बहुत शानदार है ना, तो वहां से आपके एक्स्ट्रा मार्क या एक्स्ट्रा इंप्रेशन निकल कर आता है, ठीक है, या एक्स्ट्रा मार्क्स निकल के आते हैं कि आपका डायग्राम बहुत अच्छा है ना। तो वहां उस बेस पर भी आपको नंबर अच्छे क्वेश्चन के अंदर मिल रहे होते हैं। आपने थोड़ा सा कम लिखा है, 75% 80% आपने चीजें कवर करी हुई है, पर डायग्राम के साथ अगर आपने एंड किया हुआ है तो भी वहां पर आपको रिजल्ट सही देखने के लिए मिल रहा होता है। हम 6 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं आंसर राइटिंग में, तो हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है उसको हम बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। क्या बोलेंगे? टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सर हमारी तैयारी बहुत शानदार थी, हमने सब कुछ पढ़ा था, हमने पेपर पढ़ा था, हमसे सारे क्वेश्चन बन रहे थे, हम सारा लिख लेते, पर सर हमारा टाइम एग्जाम में कम हो गया या हमें टाइम कम पड़ गया, हम 2 क्वेश्चन सर नहीं कर पाए। मैंने बहुत बच्चों को ये सुना है या मैंने देखा है कि सर लास्ट में आके ऐसा बोलते हैं कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हमने पूरे साल मेहनत करी, सब कुछ किया, पर एग्जाम में हमें टाइम कम पड़ गया। तो भाई टाइम आपको कम नहीं पड़ा है ना, आपने टाइम का मिसयूज किया है, उसको सही तरीके से यूज नहीं किया, इसलिए आपको टाइम कम पड़ गया, है ना। टाइम किसी को कम नहीं पड़ता, एग्जाम में सबको 3 घंटे मिलते हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि समय के 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपकी कॉपी ले ली जाए। ऐसा आपको फील होता है, ऐसा आपको लगता है कि सर हमें टाइम कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने वैसे प्रैक्टिस नहीं करी। तो अब इस सेशन में या इन चीजों में मैं आपको बहुत डिटेल में चीजें बताऊंगा, है ना, इसके बारे में। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं तो हमें एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा टाइम का, कि अगर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है तो हम इसको 1 मिनट या 2 मिनट दे रहे होंगे,
1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम इसको 10 से 20 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड दे रहे होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम इसको 6 से 7 मिनट का जो टाइम होगा, जो सेट होगा, हम वो टाइम दे रहे होंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में अगर आता है तो हम उसको 8 से 10 मिनट का टाइम दे रहे होंगे। हमें पता है कि एग्जाम हमारा 3 घंटे का होता है, हमें पता है कि एग्जाम 3 घंटे का होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास टोटल 180 क्या होते हैं भाई, मिनट होते हैं। अब मान लेते हैं कि 3 नंबर वाले आपके पास जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं भाई, 5 आते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके 15 मार्क्स बनते हैं। पर 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में आप 2 मिनट लगा रहे होंगे, तो आप देखेंगे, है ना, कि 5 क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लग रहा होगा, 10 मिनट में हम इसको खत्म कर लेंगे। आप और एक्स्ट्रा टाइम भी मानोगे तो 2-5 मिनट आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मान सकते हैं कि भाई चलो कोई क्वेश्चन हमने और अच्छे से लिखा है तो हम उसको कर लेते हैं। अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर हम 5 मिनट लगा रहे होंगे या 7 मिनट का टाइम भी लगा रहे होंगे, तो आप देखोगे कि 30-35 मिनट में हम ये बहुत अच्छे से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम 7 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं भाई 7 नंबर वाले, आप बात करते हो तो आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं ना। 5 क्वेश्चन आए और अगर एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट का टाइम लगा रहे हैं तो आप देखोगे सर 50 मिनट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 50 मिनट की जगह यहाँ पर 60 मिनट, 1 घंटा पूरा लग गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 40 से 45 मिनट आपके लग गए। ठीक है, 40 मिनट लग गए, 15 मिनट यहाँ लग गया, मतलब 2 घंटा ये हो गया, और 20 से 20 मिनट आप विकल्प के लिए मान लो, तो आप ये देखो कि 2.5 मतलब आप 2.5 घंटे के अंदर पेपर को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। और जो आधे घंटे का टाइम होगा वो स्मार्ट वर्क के लिए होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई, चीजों को अंडरलाइन करना, उसकी फ्रेमिंग बनाना, ये करना, तो बड़े आराम से टाइम का मैनेजमेंट किया जा सकता है। पर ये कब होगा, जब हमने इसकी बहुत बार घर पे प्रैक्टिस करी है ना। और मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये होता है कि जिस टाइम आपका एग्जाम हो रहा है ना, हम उस टाइप के हिसाब से अपना माइंड सेट बनाएं कि आपका एग्जाम 9 बजे से 12 बजे के बीच में हो रहा है, तो हम घर पे कोशिश ये करें कि 5 से 10 दिन हम 9 बजे से 12 बजे का जो टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चन के आंसर लिखकर हम देख रहे हो कि हमारा दिमाग उस टाइम पर, या जो माइंड सेट है वो कितना सपोर्ट हमें कर रहा है और हम कितना बढ़िया उस टाइम पे काम कर पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम रात भर पढ़ते हैं, है ना, या हमें रात को पढ़ना अच्छा लगता है या शाम को पढ़ना अच्छा लगता है और हम सुबह हम उस टाइम पर हम अपने आप को सहज महसूस ना कर पा रहे हो, एग्जाम हॉल के अंदर हम उस टाइम पर बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 नंबर का पॉइंट हमारा हो गया टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अब हम 7th नंबर की पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें हमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स को पकड़ना है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स, सबको पता है कि कोई कितना भी, है ना, इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, एग्जाम्स में छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं और वो गलती करने के बाद हमें एहसास होता है कि सर हमने ये गलती एग्जाम में कर दी, है ना। बहुत छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स मैंने देखी है। कई बार क्या होता है, हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो कि हम, है ना, सैलो ग्रिपर का पेन यूज करते हैं ना, या सैलो पेन पॉइंट का पेन हम यूज करते हैं। ठीक है, हमने साल भर वो पेन यूज किया, हमारी उस पेन के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है, हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, पर हमने एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम में जाते टाइम एक नया पेन खरीद लिया, दुकान वाले ने बोला था कि सर ये पेन ले जाओ, इंक भी नहीं छोड़ता, बहुत अच्छा चलता है, हमने एग्जाम में पेन खरीद लिया और हम उस पेन के भरोसे एग्जाम देने चले गए। अब आप सपोज करिए कि एग्जाम में आप उस पेन को ठीक तरीके से पकड़ नहीं पा रहे, उसके ऊपर आपकी कमांड नहीं है ना, इंक छोड़ रहा है, आपकी उसके ऊपर कमांड नहीं है। अब लास्ट में आपको पेपर देने के बाद ये एहसास हो रहा है कि यार मैंने गलत पेन का चयन कर लिया है और मेरा एग्जाम खराब हो गया, मैं ठीक तरीके से आंसर लिख नहीं पाया, मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए, या मेरी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो खराब हो गया। तो आप सोचोगे सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये छोटी छोटी, है ना, चीजें हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, इस पर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। मैं आपको बारीक से बारीक चीज, मैंने बोला है कि मैं आपको एग्जाम के पहले हर एक पॉइंट्स को बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ, है ना। और अगर आपको और डिटेल में मुझसे जुड़ना है या किसी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, या मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर हमसे वहां पर गाइडेंस ले सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई है कि जो फोन नंबर अवेलेबल है उस टाइम के अंदर आप अगर कॉल कर रहे होंगे तो आपका फोन रिसीव किया जाएगा, आपको उसका आंसर या उस चीज का सोल्यूशन बताया जाएगा। हम लोगों की जो लाइव क्लासेस चल रही हैं या लाइव सेशन है उसके साथ आप जुड़ सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहां से आपको चीजें बहुत डिटेल में आपसे बताई जाएंगी, आपसे छोटी से छोटी चीज आपके साथ शेयर करी जाएगी आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो कॉमन मिस्टेक है जिनसे हमें बचना है वो कौन कौन सी हैं। तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है क्वेश्चन का, है ना, कि सर हमें तो याद था, हमें बहुत अच्छे से याद था तो हमने लिख दिया 4 लाइन नहीं। हमें यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना है ना, अब भावनाओं में नहीं बहना है कि सर हम बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, हमारे पास 100 शब्दों में 200 शब्दों में आंसर था और उनने 75 में पूछा था, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम उसको ज्यादा लिख के आ गए, तो इसीलिए तो वर्ड लिमिट दी थी। मैं अभी क्या बता रहा था कि वर्ड लिमिट का इसीलिए ध्यान रखना है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, कि यहाँ 100 लिखा है तो 100 के अंदर खत्म कर दो आप, है ना, भले 20 शब्द कम रह जाए, पर आंसर तो कंप्लीट हो गया, चीजें तो हमने सारी बता दी, तो नंबर मिल रहे होंगे। कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि 100 वर्ड है तो आप गिन के 100 वर्ड लिख के आओगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये बात सही नहीं मानी जाती। क्वेश्चन से हटकर आपको नहीं लिखना है,
बिना स्ट्रक्चर के आपको नहीं लिखना है। मैंने आपसे फिर बोला है कि 3 नंबर के लिए हम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, क्योंकि 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने पूरा पेपर ठीक किया है और आप मान के चलो कि आपके 3 नंबर किसी क्वेश्चन में कट गए, तो आप 97 पर आ जाओगे, आप 100 नहीं पहुंच पाओगे, है ना। या 97 हो तो 94 आ जाओगे, है ना। इस बात को ध्यान रखना। ओवर राइटिंग नहीं करना है, कोई भी काटा पीटी नहीं करना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 2 मिनट ज्यादा खर्च करो एक क्वेश्चन में, 1 मिनट ज्यादा लगाओ, पर आप क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करो, या क्वेश्चन को क्या बनाओ, फॉर्मेट बनाओ या फ्रेम बनाओ। मैं आपको चीजें इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि आंसर राइटिंग के ऊपर मेरा, है ना, बहुत कमांड है या मेरी बहुत प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने यूपीएससी और पीएससी एग्जाम्स के दौरान, है ना, यूपीएससी तो मैंने मेंस नहीं लिखा है ना, पर मैंने तैयारी करी है यूपीएससी की, है ना, और पीएससी में मैंने मेंस लिखे हैं, है ना। तो मैं इसलिए आपको ये चीजें बहुत डिटेल में बता पा रहा हूं और आपकी प्रैक्टिस मैं इस पर ठीक तरीके से करवा पाऊंगा, है ना? ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और मैंने अब प्रैक्टिकल भी किया कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, है ना, पिछले 5 सालों के अंदर, तो वो स्टूडेंट 90+ नंबर लेके आए हैं, है ना। मैंने उनको सारी बारीक से बारीक चीजें बताई हैं और उनने उन चीजों को सीरियस, है ना, माना है, या वो सीरियस लेकर उसको चले हैं, ठीक है। इस कारण वो ऐसा कर पाए हैं। तो ओवर राइटिंग नहीं करना है, हमें काटा पीटी से बचना है कि कोई क्वेश्चन हमने 3 लाइन लिख दी, उसके बाद हमें एहसास हो रहा है कि सर ये गलत है, तो हम उसको काट के फिर से लिख रहे हैं, यहां से आपकी कॉपी खराब होगी। तो इस चीज से विशेष हमें ध्यान रखना है, विशेष बचना। 1 वर्ड 2 वर्ड 5 वर्ड चल जाते हैं कि आपने कहीं लिख दिए हैं, तो आप एक सिंगल लाइन उस पर बहुत ज्यादा हमें इस तरीके से गूदागादी नहीं करनी, या बहुत ज्यादा उसको हमें क्या करना, हौच पौच नहीं करना। हम नहीं, अगर मान के चलो मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने ये गलत लिख दिया, तो मैं इस पर एक प्लेन लाइन डाल दूंगा, बस खत्म, है ना, ठीक है ना, एक लाइन बस प्लेन, है ना। तो मैं ये भी आपको एक बारीक से बारीक चीज भी बताऊंगा, है ना। टाइम मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने भी बताया कि सर हमने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ किया था और पेपर भी बहुत अच्छा आया था, हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ही छोड़ दोगे या क्वेश्चन ही सारे अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो आप 100 नंबर की या 95 नंबर की उम्मीद नहीं रख सकते। ये ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें हैं, अपने आसपास के बच्चों को बार बार पलट के नहीं देखना, या आसपास के बच्चों से, आगे पीछे के बच्चों से या स्टूडेंट से हमें बार बार ये नहीं पूछना कि भाई तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए, आपके कितने क्वेश्चन हो गए, कितने रह गए, इसका क्या किया, उसमें क्या लिखा। इन सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना, इससे आपका एग्जाम खराब होगा, है ना। पेन पेंसिल स्केल, इनका कब उपयोग करना है कब नहीं करना, बार बार भी हमें उनका उपयोग नहीं करना, बार बार हमें लाइंस नहीं खींचनी हर क्वेश्चन के बाद, या बार बार स्केल का यूज नहीं करना, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। पेपर में हमें कोई एक्स्ट्रा डिजाइनिंग नहीं करनी कि हम वहां पर डिजाइन बना के आ रहे हैं, कोई फूल बना के आ रहा है, क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं तो डबल लाइन से उसको बंद कर रहे हैं। ये चीजें फालतू हैं, तो ये चीजें नहीं करनी। एग्जाम में क्या करना है, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं करना है, तो उसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, वो चीजें भी आपके पास, है ना, क्लियर होनी चाहिए कि क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि टॉपर बनने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी क्लियरिटी जितनी शानदार होगी, आपका स्ट्रक्चर जितना शानदार होगा, आप जितने नीटनेस के साथ अपनी कॉपी कंप्लीट करोगे, उतने हाई मार्क्स की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। हम तो 90 की बात कर रहे हैं, लोग 99 नंबर लेके आते हैं, पूरे 100 नंबर लेके आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, आप हर साल देखते हैं। तो कहानी क्लियर है कि आपके पास वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, वो टेक्निक्स होनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए, उस पर आपकी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1 महीने 2 महीने आंसर राइटिंग के ऊपर, तब आप ऐसा कर सकते हो, तब वो चीजें पॉसिबल है, ठीक। तो हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आंसर राइटिंग के बारे में, आप उनको ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन ले सकते हैं, और अपनी आंसर राइटिंग को या अपने बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हैं।